नमस्कार दोस्तों, बोधलोक चैनल में आपका स्वागत है। एग्जाम के लिए सबसे कठिन चीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को याद करना होता है। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अतः ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम सभी आर्टिकल को एकदम याद रहने वाली भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और वैसे आज की इस चर्चा का मतलब इस गहन अध्ययन का मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जो नियम आज तय करते हैं कि रात में पुलिस किसी को बिना कारण अरेस्ट कर सकती है या नहीं, या फिर कल सुबह किया गया कोई सोशल मीडिया पोस्ट कानूनी है या गैर कानूनी। सही बात है। इन सब का फैसला तो लगभग 75 साल पहले बैठे कुछ लोगों ने किया था ना। एकदम सही कहा। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम असल में भारत के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं जिसने हमारे देश को आकार दिया है। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नज़रिए से ही शुरू करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि इतना विशाल ढांचा आखिर बनाया कैसे गया होगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसके सामने एक ऐसा देश था जो विविधताओं से भरा था और उस वक्त पार्टीशन के गहरे घाव झेल रहा था। बाप रे, उन हालातों में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लिखना। हाँ, इसीलिए इसको पूरा करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। अच्छा, यानी लगभग 3 साल। जी। और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ। जिससे हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। पर शुरुआत में इसमें थे कितने आर्टिकल्स? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तो ये है ही। शुरू में इसमें 395 आर्टिकल्स थे। साथ में 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स भी थे। 395। पर इतना बड़ा क्यों बनाया इसे? मतलब अमेरिका जैसे देश का संविधान तो बहुत छोटा है। इसे भी थोड़ा शॉर्ट और सिंपल नहीं रख सकते थे क्या? इसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण था। देखिए, अमेरिका में स्टेट्स के अपने अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ सब कुछ एक ही जगह है। बिल्कुल। केंद्र, राज्य, न्यायपालिका और यहाँ तक कि प्रशासन के नियम भी इसी एक किताब में समेटने थे, ताकि आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स ना के बराबर हों। तो आज हम इसी की नींव यानी आर्टिकल 1 से 30 तक की बात करेंगे। चलिए फिर इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में खोलते हैं। अब घर में कौन रहेगा ये तय करने से पहले घर की बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना। एकदम सही एनालॉजी है ये। तो संविधान का जो पहला भाग है आर्टिकल 1 से 4 तक, वो देश की भौगोलिक सीमा तय करता है। जी, इस घर की बाहरी दीवार आर्टिकल 1 में है। ये बहुत साफ कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। पर यहाँ यूनियन वर्ड ही क्यों यूज किया? क्योंकि भारत अमेरिका की तरह अलग-अलग स्टेट्स के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। किसी भी स्टेट को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। समझ गई। मतलब बाहरी दीवार तो फिक्स हो गई, पर अंदर के कमरों का क्या? अगर संसद चाहे तो क्या वो अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है? यहीं पर उनकी दूरंदेशी दिखती है। आर्टिकल 2 संसद को नए स्टेट्स देश में जोड़ने की पावर देता है, जैसे बाद में सिक्किम को मिलाया गया था। राइट। और आर्टिकल 3 उससे भी एक कदम आगे है। ये संसद को मौजूदा स्टेट्स के नाम, एरिया या बाउंड्रीज चेंज करने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्या? इसके लिए स्टेट्स की फाइनल सहमति जरूरी नहीं है। वेट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक फेडरल स्ट्रक्चर में बिना स्टेट की मर्जी के सेंटर बाउंड्री कैसे बदल सकता है? इससे स्टेट्स की पावर कम नहीं होती? ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है, पर जरा 1947 का वक्त याद कीजिए। देश 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर बन रहा था। हाँ, सब बिखरा हुआ था। तो अगर स्टेट्स को वीटो पावर दे देते, हाँ। तो नक्शे को कभी ठीक से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बाहर से टूट नहीं सकता, पर अंदर से बदला जा सकता है। वाओ, ये लॉजिक तो मैंने सोचा ही नहीं था। और आर्टिकल 4 क्या है फिर? वो बस इतना क्लियर करता है कि इन बदलावों को लागू करने के लिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में नॉर्मल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, घर का नक्शा सेट हो गया। तो अब नया सवाल आता है कि इस देश का नागरिक कौन होगा?
जो कि पार्ट 2 में है, नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। जी। लेकिन एक मिनट, नागरिकता बताने के लिए पूरे 7 आर्टिकल्स की क्या जरूरत थी? बस ये कह देते कि जो इस जमीन पर पैदा हुआ वो सिटीजन है। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया? अगर टाइम नॉर्मल होता तो शायद यही होता, लेकिन हमें पार्टीशन का वो दर्दनाक वक्त याद रखना होगा। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे। ओह हाँ, रेफ्यूजी क्राइसिस। बिल्कुल। ऐसे में सिर्फ बर्थ के आधार पर नागरिकता देना नामुमकिन था। तो आर्टिकल 5 ने बताया कि संविधान लागू होने पर नागरिक कौन थे। पर आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों के लिए थे जो पाकिस्तान से भारत आए या जो वहां जाकर वापस लौट आए। अच्छा, तो जो बाहर रह रहे थे उनका क्या? उनके लिए आर्टिकल 8 बनाया गया, जो बाहर रह रहे भारतीयों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 11 ने तो पूरी पावर संसद को दे दी कि आगे की नागरिकता के कानून वो खुद बनाएंगे, जिसके चलते सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया। ठीक है, सीमा बन गए, नागरिक भी तय हो गए। अब जब नागरिक हैं तो उनको कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। हाँ, और यही संविधान की आत्मा जैसा है। पर हम बार बार सुनते हैं कि राज्य यानी स्टेट नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकता। तो लीगल टर्म्स में ये स्टेट आखिर है कौन? सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट? यही तो आर्टिकल 12 एक्सप्लेन करता है। स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है इसमें। सिर्फ केंद्र सरकार या संसद नहीं, बल्कि राज्य सरकारें और सभी लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायत वगैरह? हाँ, पंचायत, नगर निगम या ऐसी कोई भी संस्था जो सरकारी फंड से चलती हो, वो सब स्टेट हैं। ओ अच्छा, मतलब अगर मेरा लोकल नगर निगम भी मेरे राइट का हनन करता है तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ? एकदम जा सकती हैं। और आपको कोर्ट जाने की ताकत देता है आर्टिकल 13। अगर पूरे फिलॉसफी को देखें तो मेरी नज़र में आर्टिकल 13 नागरिकों की सबसे बड़ी ढाल है। ढाल? वो कैसे? ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिकली जीरो यानी वॉइड हो जाएगा। इसे जुडिशियल रिव्यू का आधार मानते हैं। एक सेकंड, तो अगर हमारी चुनी हुई संसद कोई कानून पास करती है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है? ये तो पब्लिक के चुने हुए नेताओं की पावर को कम कर रहा है ना? देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है, पर इसे ऐसे समझिए, लोकतंत्र सिर्फ मेजॉरिटी का राज थोड़ी है। अगर मेजॉरिटी चाहे तो किसी माइनॉरिटी ग्रुप को दबाने वाला कानून पास कर सकती है ना। हाँ, ये तो है। आर्टिकल 13 इसी मेजॉरिटी की तानाशाही को रोकता है। सरकार कितनी भी पावरफुल हो, संविधान की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती। समझ गई। बहुत ही तगड़ा सेफ्टी नेट है ये। तो अब इस सेफ्टी नेट में सबसे पहला राइट आता है इक्वालिटी का, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। जी बिल्कुल। अब यहाँ एक डाउट है मुझे। आर्टिकल 14 कहता है सब कानून के सामने बराबर हैं, पर फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन जैसे स्पेशल रूल्स हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ सब बराबर है, दूसरी तरफ स्पेशल छूट। ये विरोधाभास सिर्फ तब लगता है जब हम समानता को ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक रेस हो रही है। ठीक है। एक आदमी अच्छी सड़क पर दौड़ने वाला है और दूसरे के पैरों में पीढ़ियों से जंजीर बंदी है। अगर आप दोनों से बोलेंगे भाई रूल सेम है, चलो दौड़ो, तो क्या वो सच्ची समानता हुई? नहीं, जिसके पैरों में जंजीर है वो तो दौड़ ही नहीं पाएगा। बस यही बात संविधान निर्माता जानते थे। आर्टिकल 14 एक फॉर्मल इक्वालिटी देता है, लेकिन आर्टिकल 15 जो धर्म या जाति पर भेदभाव रोकता है, और आर्टिकल 16। अच्छा, तो वो बेसिकली इन पीछे छोटे लोगों को बराबर लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एग्जैक्टली। ताकि असली जमीन पर इक्वालिटी आ सके। और जब हिस्टोरिकल अन्याय की बात हो ही रही है तो आर्टिकल 17 सबसे बड़ा कदम था। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत। हाँ, ये सच में एक क्रांति थी। बिल्कुल। बाकी सब राइट सरकार के खिलाफ हैं, पर छुआछूत तो समाज के अंदर की बीमारी थी ना। हाँ। तो आर्टिकल 17 ने इसे सीधे कानूनी जुर्म बना दिया। और इसी कड़ी में जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार खत्म करने के लिए आर्टिकल 18 आता है, जो टाइटल्स का अंत करता है, ताकि लोग अपने नाम के आगे राय बहादुर जैसे अंग्रेजों के दिए टैग ना लगाएं। पर सेना को एक्सेप्शन दिया गया इसमें। सही कहा आपने। चलिए, समानता आ गई,
अब इंसान की आज़ादी पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22। यहाँ आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है। स्पीच की, घूमने की, बसने की, है ना? हाँ, और पेशा चुनने की आज़ादी भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब मुझे कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की छूट है? यही लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आज़ादी कभी भी एब्सोल्यूट यानी निरंकुश नहीं होती। आर्टिकल 19 की हर स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं। पर ये उचित क्या है और अनुचित क्या, ये कौन तय करेगा? सरकार? अगर सरकार करेगी तो वो तो किसी की भी आवाज दबा देगी ना। ये आवाम का सबसे कॉमन डर है, पर इसीलिए संविधान ने आधार फिक्स कर दिए हैं, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर वगैरह। और सबसे मेन बात, हाँ। प्रतिबंध सच में उचित है या नहीं, इसका फाइनल फैसला सरकार नहीं करती, कोर्ट करती है। आपके पास बोलने की आज़ादी है, पर आप भीड़ को दंगा करने के लिए भड़का नहीं सकते। ये बैलेंस है। ओ, तब ठीक है। और अगर पुलिस से सामना हो जाए तो क्या आजादी मिलती है? तब आर्टिकल 20 आता है, जैसे एक ही जुर्म की सज़ा आपको 2 बार नहीं मिल सकती, और आपको खुद के ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। समझ गई। और इसके बाद आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसको संविधान का दिल कहा जाता है। ऐसा क्या खास है इसमें? इसके शब्दों पर मत जाइए, वो तो बहुत सीधे हैं, पर कोर्ट ने इसको इतना बड़ा कर दिया है टाइम के साथ। लाइफ का मतलब अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बचा है, तो और क्या है इसमें? इज्जत से यानी डिग्निटी के साथ जीना। इसके अंदर ही राइट टू प्राइवेसी आ चुका है, क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार आ चुका है, और फ्री लीगल एड भी। वाह, ये तो बहुत ब्रॉड है। और शायद इज्जत से जीने के लिए एजुकेशन जरूरी है, इसीलिए बाद में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन को बेसिक राइट बनाता है। एकदम पॉइंट पकड़ा आपने। और इसके बाद आज़ादी वाले भाग का आखिरी हिस्सा आता है, आर्टिकल 22। ये किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। जैसे 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, राइट? ताकि पुलिस ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। जी बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आज़ादी तो है, पर कोई पावरफुल इंसान आपको बंधक बनाकर आपसे मुफ्त में काम करवाए, तो क्या फायदा आज़ादी का? तब तो आजादी का कोई मोल ही नहीं। यही बात हमें लाती है आर्टिकल 23 और 24 पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, पहले गांव में जमींदारी और बेगार बहुत आम थी। लोग पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूरी करते थे। हाँ, फिल्म्स में भी काफी दिखाया जाता है ये सब। तो आर्टिकल 23 ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती की मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगा दी। ये इंसान की डिग्निटी बचाने के लिए कितना जरूरी है। और आर्टिकल 24 बच्चों के लिए है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या ऐसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। जी। पर एक चीज पूछो, एज 14 ही क्यों रखी? अगर आप इसको अभी डिस्कस किए गए आर्टिकल 21A से जोड़कर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओ, राइट राइट। 14 साल तक के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए ना, एजुकेशन राइट के हिसाब से। एग्जैक्टली। वो पढ़ने की उम्र है, फैक्ट्री में जान गंवाने की नहीं। अब आगे आते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, यहाँ मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है। जैसे फ्रांस जैसे देशों में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सरकार और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्या इंडिया में भी ऐसा ही है? नहीं नहीं, और यही तो हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे अनोखी बात है। फ्रांस का मॉडल थोड़ा नेगेटिव अप्रोच वाला है, पर भारत का अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। वो कैसे? देश का अपना कोई धर्म नहीं है, पर सरकार हर धर्म की इक्वली रिस्पेक्ट करती है। आर्टिकल 25 किसी को भी अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। अच्छा, मतलब जैसे सिख भाइयों को कृपाण रखने की आज़ादी मिलती है, वो इसी से मिलती है। हाँ जी, संविधान धर्म को दबा नहीं रहा, उसके साथ सामंजस्य बैठा रहा है। फिर आर्टिकल 26 उन्हें अपने धार्मिक संस्थान खुद चलाने की पावर देता है। और मैंने सुना है सरकार किसी पर जबरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकती धर्म के नाम पर। जी, आर्टिकल 27 यही कहता है, सरकारी पैसे से किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 28 इंश्योर करता है कि अगर कोई स्कूल पूरी तरह सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ताकि बच्चों को साइंटिफिक और इक्वल माहौल मिले। बहुत बढ़िया। अब हम राइट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं,
लोकतंत्र में ज्यादा लोग जो बोलते हैं वही होता है, तो उनके बीच में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक अपनी भाषा और कल्चर कैसे बचाएंगे? ये संविधान बनाते वक्त बहुत बड़ा कंसर्न था। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 29 और 30 में, जिसे कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स कहते हैं। अच्छा, आर्टिकल 19 माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को बचाए रखने का बेसिक अधिकार देता है। पर बचाएंगे कैसे? सिर्फ बोलने से तो भाषा नहीं बचती ना, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए आर्टिकल 30 उन्हें अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, जैसे अपने स्कूल्स और कॉलेजेस, खोलने और चलाने का पूरा अधिकार देता है, ताकि विकास में वो पीछे न छूट जाएं। तो अगर इस सारी चर्चा को हम समेटें आज, तो हमने बाउंड्री बनाई आर्टिकल 1 से 4 में, नागरिकता समझी 5 से 11 में, स्टेट को डिफाइन किया और जुडिशियल रिव्यू देखा 12 और 13 में, और फिर 14 से 30 तक बेसिक अधिकार देखें। एकदम परफेक्ट समरी है। और मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि ये आर्टिकल सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की चीज नहीं है। हाँ, ये तो हमारी रोज की जिंदगी है। बिल्कुल, ये वो रूल्स हैं जिन पर हम सब अग्री हुए हैं देश में साथ रहने के लिए। नौकरी मांगना या बिना डरे बोलना, ये कोई कृपा नहीं है सरकार की, ये वो हक है जो संविधान हमें देता है। सही बात है। तो आज इस सेशन को एंड करने से पहले मैं एक विचार आप सबके दिमाग में डालना चाहती हूँ। जरा वापस आर्टिकल 13 के बारे में सोचिए दोस्तों। इसके हिसाब से पुराने जमाने का कोई भी कानून या प्रथा जो आज के इन अधिकारों से टकराती है, वो अपने आप जीरो हो जाती है। तो अब जरा अपने आसपास की रियल दुनिया देखिए। ऐसी कितनी पुरानी रिवाज या फैमिलीज के रूल्स हैं जो हम बिना सोचे समझे बस फॉलो करते आ रहे हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? सोचो, अगर हम उन प्रथाओं को आज संविधान की इस समानता और आज़ादी के मीटर पर टेस्ट करें, तो उनमें से कितनी असल में पूरी तरह असंवैधानिक या इल्लीगल निकल आएंगी। बिल्कुल, लोगों को सच में इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो बस दोस्तों, इस सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं रोकते हैं। खुद से सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।